होगा हम आपको बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का ये सेशन है 68 फाउंडेशन 68 जीएस फाउंडेशन बैच। इस बैच के लिए जो भी डिटेल बातें हैं उसको एज ए इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसका दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा होगा आपका प्री सेक्शन का और दूसरा हिस्सा होगा मेन सेक्शन का। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम प्री पूरा का पूरा कंटेंट्स प्रीली को पढ़ाएंगे और जो सेकेंड स्टेज है उसमें मेंस को पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में ऐसा है कि कुछ कंटेंट्स आपको ओवरलैप करता है, फिर भी इंडियन ज्योग्राफी का एरिया हम फिर अलग से पढ़ाएंगे, राइट। प्री के आपके 6 कंपोनेंट होते हैं। हिस्ट्री, सेकेंड ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस टेक हो गया, इको एंड करेंट अफेयर्स। ये सभी 6 एरिया मिला के आपको 150 क्वेश्चन होता है, इंक्लूडिंग प्लस बिहार। हमारे पास 7वां सेक्शन जो होता है वो बिहार होता है। तो प्रीलिम्स में इन 7 सेक्शन मिला के हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। इस 150 क्वेश्चंस में से आमतौर पर देखा गया है कि 110-12 एक बेहतर स्कोर होता है, बहुत ही अच्छा स्कोर। पहले तो 100 बेहतर होता था, स्कोर थोड़ा सा बढ़ा है, तो 110 अगर किसी के पास है देन वो मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य ये होगा कि इस बाउंड्री लाइन पे न रहें, हमारे स्कोर 115 के आसपास हो, जरूर किसी भी सेंस में। तो उसके लिए उद्देश्य यह है कि हम इन सभी एरिया को A1 करें। ऐसा कर लें कि उसमें कोई गलती की संभावना ना हो, तो आपका स्कोर बहुत ही अपर एरिया में होगा, मोर देन कट ऑफ होगा। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के साथ कि इन सभी एरिया में 6 एरियाज में सबसे पहला पड़ाव प्रीलिम्स के लिए हम उन सभी चीज को पढ़ेंगे, उन सभी का एक कैपेसिटी जनरेट करेंगे जो आपको मोर देन 115 114 स्कोर करने में मदद करें। आप बाउंड्री पे न रहें, मार्जिन पे न रहें, इतने स्कोर पे रहें जो आपको जो सिलेक्शन में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये एरिया है जिसको लेकर हमने पहली चीज की शुरुआत की। और अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट एरिया में। सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास 6 मेजर टीचर्स होंगे इस टीम में, जो हर एक कंटेंट्स को मेरी ही कैपेसिटी के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार वो सभी परफॉर्म करेंगे और अपनी एक कैपेसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के आपको उस एरिया के एक बेहतर नॉलेज रखते हो, आपको गलती ना हो। इकोनॉमिक्स में ठीक इसी तरह, कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह। तो सभी एरिया को सेक्टर करके एक अलग अलग विशेषज्ञ इन चीज़ों को आपको क्रमशः बताएंगे। मेरा सेक्शन ज्योग्राफी है, मैं यहाँ से जोड़ता हूँ। सबसे पहले आज के दिन में ज्योग्राफी जीएस इस एरिया में ऐसी चीजों को जोड़ते हैं जो आपको प्रारंभिक रूप से ज्योग्राफी से जोड़ने में मदद करेगा, या आप ये जानेंगे कि हमारा क्या एरिया है जिसे पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम सिलेबस देखते हैं राज्य आयोग के द्वारा या संघ आयोग के द्वारा, जब आपको दिया जाता है तो उसमें वर्ड्स इतने होते हैं कि आपको ये पता नहीं चलता है कि डिटेल कंटेंट्स क्या है और किन किन चीजों को पढ़कर हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी एरिया है ज्योग्राफी का, इसके आप समझ लीजिए कि सिलेबस एंड बुक्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये पहला लेक्चर है, उसमें फाउंडेशन ये है कि हम पूरे सिलेबस की चर्चा करें और बुक्स की चर्चा करें, जिसको पढ़ के आप ज्योग्राफी के
20 to 21 क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। कौन कौन सी एरियाज हैं जिसको आप पढ़ लें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है 20 to 21 वो आपसे बन जाए। तो देखिएगा, ज्योग्राफी का दो एरिया बनता है और दो तरह से हम पढ़ते हैं। उस एरिया को कहते हैं हम एक रीजनल एरिया और एक एरिया को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरिया। जो हिंदी में लिख रहे हैं उसको इसी रूप में लिखिए, एक क्रमबद्ध एरिया सिलेबस का एरिया आता है और एक प्रादेशिक एरिया आता है सिलेबस का। दोनों शब्दों को मैं बताता हूं, फिर उसको आप डिटेल से लिखेंगे। देखिएगा कि जो एरिया आपका रीजनल है उसमें दो कंटेंट एरिया आता है। एक आपको भारत का अध्ययन, इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा बिहार का स्टडी। तो हमारे लिए दो बुक हो जाएगा जिसका स्टडी करके आप इन दोनों सेक्शन को कर सकते हैं, जिससे आधे क्वेश्चन होते हैं। जहां तक भारत का बात है, इंडियन ज्योग्राफी का बात है, इंडियन ज्योग्राफी में क्लास 11 और क्लास 12 ये दो एनसीईआरटी बुक हैं। एक फिजिकल इंडिया और इकोनॉमिक इंडिया। इन दोनों बुक को जरूर अक्षर सह पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका पीटी का भी एरिया पूरा हो जाएगा और मेंस के एरिया के लिए भी काफी डेप्थ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो पहला पड़ाव यह है कि प्रादेशिक भूगोल के रूप में आप इंडियन ज्योग्राफी का एरिया पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान आपको कभी ऐसा भी फील होगा कि वो चीज आपका डेवलप नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी बुक के जो लैंग्वेज हैं और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो पैराग्राफ्स में है और इस रूप में है कि आप अपने नोट्स ही बनाए तो बिखरा हुआ लगता है। तो उन सारे बुक्स को मैं पढ़ाऊंगा। पहले मुझसे पढ़ लीजिए, फिर उसको पढ़िए। जब मुझसे पढ़ लेंगे आप, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तब उन चीज़ों को बड़ी डेप्थ से समझ पाएंगे, बड़ी गहराई से समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम इसी एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब क्वेश्चन उस एरिया से आता है तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है कि ये चीज़ हमने शायद देखा ही नहीं है। तो अच्छा ये है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं, आपको उस विषय में योग्यता रखते हैं, उनके द्वारा उस कंटेंट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स की जितनी बातें हैं वो आप समझ के याद कर लीजिए। फिर एनसीईआरटी को एक बार लेके बैठिए उस टॉपिक को, तो लगेगा कि हाँ अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और इसको इस रूप में हमने देखा है। फिर बात आती है कि उसका कंफर्मेशन कैसे हो। आप उस चीज पे जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा और कभी कभी जो ऑप्शन पहचाना हुआ लगेगा उसको आप टिक कर देंगे। वो एक तरह की तैयारी होती है फॉर्मल तौर पे। दूसरे लेवल की तैयारी होती है कि जब आपने कंटेंट्स पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, आपकी समझ मैच्योर है, तो आप क्वेश्चन के मेरिट के अनुसार जाएंगे। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, लैंग्वेज पूछ रहा है, उसके अनुसार टिक करेंगे, तो वो आपका फाइनल अंडरस्टैंडिंग होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो कोई एनसीईआरटी का चैप्टर्स पढ़ा हो, जो कोई यूनिट एनसीईआरटी का पढ़ा हो, उसके आधारित आप क्वेश्चन बनाएं, एमसीक्यू बनाएं। तो मेरे पढ़ाने के दौरान ये होगा कि सपोज हमने ज्योग्राफी का, आपको इंडियन ज्योग्राफी का सेटलमेंट पढ़ा दिया, पॉपुलेशन पढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप वो चैप्टर्स कंफर्म रूप से जानेंगे। फिर आपको उस चैप्टर रिलेटेड जहां से भी टेस्ट सीरीज देखते हो, मैगजीन्स के क्वेश्चन देखते हो, तो आपको लगेगा कि ये एरिया मुझे आ गया है। तो स्टेप 3 बताया, टेक्स्ट बुक, क्लास लेक्चर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे देखिएगा बिहार का, अब देखिए पीटी की बात बताता हूँ। मेंस की तो 3 राइटर्स पढ़िए। बिहार पीटी के लिए कोई भी जो चुटका टाइप का है, केबीसी नैनो है, अरिहंत है, या कोई भी बेहतर बुक है मार्केट में, उसको ऑब्जेक्टिविटी के ख्याल से पढ़िए। 3 राइटर्स हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, वो सिन्हा एंड अहमद को, और सारे जो राइटर्स हैं, पटना से पब्लिश होती है बुक, तो उसको मेंस के लिए पढ़ें। और पीटी के लिए
केबीसी नैनो है या फिर हमारा अरिहंत का बुक है, बनवाल जी का बुक है, कोई एक बुक को लेकर कोई एक ही बुक पर ये संपूर्ण रूप से पढ़ जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वहां पे ये ख्याल रहे कि ये अंडरस्टैंडिंग तब बनेगा जब क्लास नोट्स बन जाएगा। इस एरिया में आप क्लास नोट्स बनाएं, मेरे साथ में पढ़ाऊंगा इस पूरे डिटेल एरिया को। नोट्स पढ़ने के बाद फिर वही प्रोसेस आप फॉलो करें कि इस एरिया से जितने एमसीक्यू हैं वो एरिया बन जाए, तो आपको बिहार और इंडिया से गलती नहीं होगा। मैंने एक एरिया को कवर किया। अब देखिएगा क्रमबद्ध भूगोल में आपके पास इस तरह के बुक्स आएंगे। एक एरिया होगा जो भौतिक भूगोल का एरिया होगा, भौतिक भूगोल का एरिया। एक मानव भूगोल का एरिया आएगा और एक आर्थिक भूगोल का एरिया आएगा। ये सिस्टमैटिक भूगोल है, जिसमें सिस्टमैटिक कहने का अर्थ ये हुआ कि आप क्रमबद्ध भूगोल में एक विषय वस्तु को विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं, उसका आप डिटेल पढ़ेंगे। अब फिर बात आता है कि इस डिटेल के लिए कहां से पढ़ेंगे। जीएस पढ़ रहे हैं आप या बिहार के लिए बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का एरिया आपके लिए सबसे बड़ा एरिया है, सबसे प्रमुख एरिया है। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिए। और जो भी मेंटर्स में ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जो भी मेंटर्स आपके टीचर हैं उस क्लास नोट्स को लिखा रहे हैं उसको नोट कीजिए और उनके द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज को पढ़िए, टेस्ट सीरीज को कीजिए, सॉल्व कीजिए विथ एटलस। आपका एटलस हो, उस एटलस की सहायता से उन चीज़ों को डेवलप करें। तो सिलेबस समझ में आ गया, सिलेबस में क्या है और किन चीज़ों को पढ़ना है और पढ़ने के मेथड्स को। अब मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल को डिटेल नहीं बताया, हर एक सेक्शन करके नहीं बताया। बुक्स में जितना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो टॉपिक डिटेल है, राइट ना। इसमें क्लास 12 का ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट सभी एरियाज है, बाकी मेरे क्लास नोट्स में मिल जाएगा। सभी इन चीज़ों को पढ़ते समय आपको ध्यान रहे कि आप एटलस जरूर रखें। मेरी क्लास में जब भी इन करें तो एक अच्छा सा एटलस लेकर इन करें, जहाँ पे प्लेसेस की चर्चा हो, वो चर्चा आपको एक बार में समझ में आए। तो मैं मानता हूँ कि अगर इतना करने के बाद मेरे क्लास के सभी कंटेंट्स को पूरी इच्छा शक्ति के साथ, कमिटमेंट के साथ करने के बाद 20 to 21 क्वेश्चन आसानी से बनेगा, बेहतर से बनेगा। ठीक है, आप विश्वास कीजिए कि जब हम ये सारे कंटेंट्स को पढ़ लेंगे तो आपको जो आपका टारगेट एरिया है उसमें ये बोनस मार्क्स आपके होंगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। सभी को समझ में आ गया? यस सर। आपने लिखा भी? यस सर। हाँ, जो बोर्ड वर्क, बोर्ड का व्यू अच्छे से नहीं आ रहा पूरा टोटल, इस टाइप का जो सिस्टम वाला एरिया ह्यूमन ज्योग्राफी का लिखा हुआ है, ये कम आ रहा है, ये कम आ रहा है। अच्छा, यस सर। अच्छा ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा कि ये यहाँ फिनिश हो जाए, ठीक ना? यस सर। ओके, ठीक है। रेगुलर इसी बेसिस पे, मतलब सर जब हम ज्वाइन हो जाएंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होगा रेगुलर, ऑलवेज एवरी। तो यहाँ पे मतलब जैसे स्टूडेंट सबका भी व्यू दिख रहा है, तो टोटल अगर बोर्ड का ही व्यू दिखे। हाँ, दिखेगा कंप्लीट बोर्ड भी दिखेगा, और जितनी बोर्ड पे लिखी हुई बातें हैं आपको बड़ी क्लियरिटी से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है? तो वहाँ क्लिक करने के बाद भी सर शो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें मेरा व्यू दिख रहा है जेके और ये आर के ऐसे करके, और आपका एक दिख रहा है, और स्टूडेंट जुड़ेगा तो और छोटा भी नहीं हो जाएगा। ये जो आपका जो लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट्स का व्यू है, नाम है, उस एरिया में कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक ना? जो उस एरिया में नहीं लिखा उसका नाम, तो वो सब मतलब हट जाए और पूरा बोर्ड का ही व्यू दिखे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, वो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेंट हैं वो उनका नाम रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक ना? तो मैं जो रहूंगा, जो बोर्ड वर्क है वो सेंट्रल एरिया में रहेगा, आपको क्लियर दिखाई देगा। आप फर्स्ट क्लास कर रहे हैं इसलिए, ठीक ना?
सो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक की बात नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, सो अब देखिएगा यहाँ पे जो एरियाज है, लर्निंग प्रोसेस, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया जो जीएस को पावरफुल बनाता है वो एरिया है जिसमें आपको मैप आ जाए। मैप किसका आ जाए? कॉन्टिनेंट का आ जाए, फिर आपका इंडिया का आ जाए, और फिर आपको बिहार का आ जाए, ठीक ना। मैप कहने का अर्थ इंडिया, बिहार और कॉन्टिनेंट का एक संपूर्ण मानचित्र की समझ आ जाए तो थियोरिटिकल एरिया बड़ी आसान से उसमें ऐड कर पाएंगे। अब देखिए इंडिया, बिहार और कॉन्टिनेंट एरिया में क्या चीज आ जाए। मैप पढ़ने चलते हैं तो लगता है कि एटलस हमारे सामने है, इसमें पढ़ें तो क्या पढ़ें, राइट। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैप का आउटसाइड एरिया, आपको देखिए मान लीजिए कि हमने एक अफ्रीका को पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब क्लास में देखिएगा पढ़ाया हुआ है, अभी 2 लेक्चर देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि अफ्रीका के आउटसाइड जो आइलैंड्स हैं उसको हमने पढ़ा दिया है। अफ्रीका के संयोजक का वाटर एरिया है, कॉन्टिनेंटल एरिया है, उसको पढ़ा दिया है। फिर उसमें आउटसाइड के बाद पॉलिटिकल अफ्रीका पढ़ा दिया है, पॉलिटिकल अफ्रीका को पढ़ा दिया, सेकेंड स्टेज आ गया। द थर्ड वन फिजिकल पढ़ा दिया, ह्यूमन पढ़ा दिया एंड इकोनॉमिक बता दिया। ये 5 एरिया सभी का, सभी कॉन्टिनेंट का, इंडिया का और बिहार का अगर आपके कमांड में है तो ज्योग्राफी में आप कोई भी स्कोर, जो सबसे टॉप स्कोर होगा उस स्कोर को आप कर पाएंगे। क्योंकि आपको लोकेशन क्लियर होगा तो उसके बारे में जानकारी भी क्लियर होगी, कि उसके बारे में समझ भी क्रिएट होगा। तो ये अप्रोच आपको ज्योग्राफी के जितने भी कोर एरियाज हैं वहां तक ले जाएगा, ठीक है। तो मैपिंग को कैसे करना है? मैपिंग को इस एरिया पे करना है कि सबसे पहले मेगा रीजन के रूप में कॉन्टिनेंट को कर लिया, मैसो रीजन के रूप में हमने कंट्रीज को कर लिया, और माइक्रो रीजन के रूप में हमने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो सभी की जानकारी एक बार हो गई, और आपको जहां कहीं भी जिस संदर्भ में भी उसको पूछा जाएगा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, करेक्ट ना। नोट बनाए, ये सारी चीज विजिबल दिखाई दिया, क्लियर। ये लेफ्ट साइड का सर वो माइक्रो और ये जो माइक्रो मैक्रो वाला जो लिखे वो तक कर लीजिए। अच्छा ये अच्छा जो मैक्रो अच्छा, ठीक, कॉन्टिनेंटल इंडिया और बिहार ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है इधर माइक्रो मैक्रो और ये जो लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड। ये एरिया जो आपका पॉलिटिकल एरियाज है यहाँ पे, अफ्रीका वाला तो दिख रहा है ये। हाँ ठीक है। तो ये आपका मेन बोर्ड वर्क एरिया हुआ, साइड में बच्चे का क्या आता है उसका इंट्रोडक्शन आता है। तो ये बातें क्लियर हो गई आपको। तो अभी तक हमने बताया सबसे पहला स्टेज कि जीएस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड हमने बताया ज्योग्राफी जीएस को किन किन बुक से तैयार करेंगे और सिलेबस क्या होगा। तीसरा स्टेप बताया कि मैपिंग है, मैपिंग को किस लेवल तक करना है। तीनों स्टेप समझ में आ गया होगा, ओके। अब बात आता है कि मैपिंग के एरिया में जो हमने आपको बताया है, इसको इधर रखें, यहाँ पे जो एरियाज हैं वो बताता हूं। हाँ, अब मुझे मैपिंग करना है, राइट ना, मैपिंग पे काम करना है। तो सबसे पहले मैपिंग में उस एरिया से कीजिए जो आपका अपना एरिया है, आपका सबसे क्लोज है, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ये एशिया का एरिया है, इंडिया का एरिया है। तो आज की जो फर्स्ट फाउंडेशन एरिया है, आपसे जुड़ा हुआ पहला क्लास है, उसमें मैं एशिया को बताता हूँ कि एशिया किस रूप में हम, नहीं अफ्रीका को हम जहां मैं कर रहा हूँ, 3 लेक्चर हमने यूट्यूब पे लिया है, देखा होगा, है ना।
तो वहां से पूरा करके फिर आएंगे, ठीक ना, समझ गए। तो अफ्रीका की यूट्यूब पे देखिएगा कि 3 लेक्चर अभी तक हुआ है, 2 लेक्चर और करके फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक ना। सो वहां से हमने पूरा करने के बाद आएंगे। सो एशिया को देखिए, एशिया वहां भी जाएगा, और जहाँ पे बेसिक चीजें सबके समझ में आए तो देखिएगा यहाँ पे ये एरिया है, ये अफ्रीका का एरिया है। ये देखिएगा कभी कभी हम जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमसे प्रॉपर मैप नहीं बनता है। सभी ज्योग्राफर्स तो सभी जो बच्चे हैं उस तरह से फ्री हैंड मैप नहीं बना पाते। तो वहां पे जरूरी ये है कि आप प्रिंटेड मैप यूज कर लें और सहूलियत से एक्यूरेसी से दिखाई देगा। स्टेंसिल यूज कर लें तो और भी बेहतर होगा। तो इन दोनों चीज में से कोई भी चीज फॉलो करें। और पढ़ने के समय जब मैं बनाता हूँ वहां फ्री हैंड बना लीजिए, जिससे कि आपको उस चीज का फीलिंग हो जाए, एक ख्याल आ जाए कि इस तरह का इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस एरिया में मैं इसको ले चलता हूँ कि आपको एशिया का परिचय हो जाए, एशिया को समझ जाए कि एशिया के कौन कौन से एरियाज हैं और इसको किस प्रकार हम सभी कंपोनेंट्स को, फिजिकल, पॉलिटिकल, आउटसाइड एरिया को डेवलप कर सकते हैं। सो देखिएगा कि सबसे पहले किसी भी मैप का इस तरह का पक्ष होता है, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, ऐसा होता है। ऐसा नोडल एरिया हमने बहुत जूनियर टाइम से पढ़ा हुआ है। इसमें देखिएगा ये एरिया नॉर्थ ईस्ट होता है। ये वाला बताइए क्या होता है? ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेरी गुड। ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट, और ये वाला एरिया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। ये ऐसा मत समझिए, हाँ स्पीकर ऑफ कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा तो बताएंगे, मुझे बताना सहज लगेगा। देखिएगा ये एरिया जो है, ऐसा जो डायरेक्शन है, लगता है कि बहुत बेसिक ज्योग्राफी है, लेकिन यहां से सभी चीज की शुरुआत है। आपको जिस एरिया को पढ़ना हो वहां पे इस तरह के लाइंस को बना दीजिए। जैसे देखिएगा कि हमारे पास एक लाइन हमने एशिया के लिए बनाया, और एशिया को ये नॉर्थ साउथ इस तरह के डायरेक्शन में लाइन किया। फिर देखिएगा कि इसको इस तरह के लाइन कर दीजिए, काट दीजिए इसको। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये एरिया साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार जो है आप एशिया की डायरेक्शन को एक्चुअल फील करके आप जान पाएंगे कि एशिया के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, राइट ना। उस एरिया को प्रॉपरली आप जान पाएंगे और उसको कर पाएंगे। तो देखिएगा कि एरिया एशिया का सबसे पहले जो एरिया है वो आपका ये एरिया बनता है, यहाँ का एरिया, ये एरिया कहलाता है साउथ एशिया। कौन सा एरिया? ये एरिया साउथ एशिया में व्हाइट कर देता हूं, ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? साउथ एशिया। अब देखिएगा इस डायरेक्शन के अनुसार ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज सेकेंड पॉइंट। ये इधर का एरिया देखिएगा, ये ईस्ट एशिया हो गया, इसको फार ईस्ट भी कहते हैं, पूर्वी एशिया भी कहते हैं। ये वाला एरिया, इसको अच्छे समझिएगा, ये एरिया वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया है, और इस वाले एरिया को सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो एशिया का 5 भू राजनीतिक प्रदेश बनता है, एक डायरेक्शन के अनुसार, एक दिशा के अनुसार। और उस एरिया में हम इन 5 चीज को, जो हमने 5 कंपोनेंट्स बताए, उसको फुलफिल करते हैं। फिर वो मानचित्र का जो स्टडी है वो क्लियर रूप से हमें समझ आता है, और फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करता है। जैसे देखिएगा इस बार देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया से आपको सुंडा ट्रेंच पूछा गया ना, इस बार का क्वेश्चन देखा होगा। इस बार का क्वेश्चन देखिएगा, जो सुंडा ट्रेंच पूछा गया इस एरिया से। अब सुंडा ट्रेंच जो आउटसाइड एरिया यहां नहीं किया होगा वो गलत हो जाएगा उससे, बेसिक बातें हैं। तो आप लिखिएगा एशिया के भू राजनीतिक प्रदेश,
जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ एशिया, यहां से नोट्स बनाइए, लिखिए एशिया और एशिया के प्रदेश, एशिया के भू राजनीतिक प्रदेश, भू राजनीतिक प्रदेश। लिखिए संपूर्ण एशिया को, इंग्लिश में पूछता हूँ। हाँ ठीक है, एशिया पॉलिटिकल स्टेट। हाँ लिखिए जियोपॉलिटिकल रीजन ऑफ एशिया, हिंदी में इसको रुक के लिखिएगा, सही से लिखिएगा, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। हाँ लिखे द जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ एशिया, एशिया की भू राजनीतिक प्रदेश। इसको बाइलिंगुअल रखता हूं जिससे कि समझ क्लियर रहे। लिखिए एशिया की भू राजनीतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इसको लिखिए जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ एशिया और जियोपॉलिटिकल रीजन ऑफ एशिया is classified into 5 regions। रुक के लिखना है, उसको करेक्ट करके मैप के साथ लिखना है। So geopolitical area of Asia can be classified into 5 regions। भू राजनीतिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा जा सकता है। So go for the first one। पहले लिखिएगा साउथ एशिया, लिखिए दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया। लिखिए दक्षिण एशिया। अब साथ साथ पहले डिफाइन कर लीजिए कि दक्षिण एशिया एक्चुअली है क्या। तो लिखिए जो हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में मालदीव तक, मालदीव तक, कि हिंद महासागर तक की दक्षिण एशिया का क्षेत्र आता है। The country of South Asia include, the countries of South Asia include the countries from the south of Himalaya, south of Himalaya, and they are the member of SAARC। They are the member of SAARC। आपने जाना होगा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, राइट? They are the member of SAARC countries। SAARC countries में किन किन को शामिल करते हैं? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। So how many countries? There are 8 countries। तो इस तरह जो है साउथ ईस्ट, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। तो इनका डिटेल पढ़ेंगे कि हमें साउथ एशिया के ज्योग्राफी में क्या क्या भौगोलिक चीजें हैं जिसको हम याद कर लें तो वो चीज कंफर्म हो जाए, ठीक है। सो नाउ राइट लिखिए सेकेंड वन, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। लिखिए दक्षिण पूर्वी एशिया। लिखिए म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक, म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक का म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक का भू राजनीतिक क्षेत्र, म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक का भू राजनीतिक क्षेत्र, द कंट्री फ्रॉम म्यांमार टू Philippines, the countries from Myanmar to Philippines are the area of Southeast Asia। म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक का भू राजनीतिक क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया आता है। सो ये सारे कंट्रीज है। अब यहां पर भी एक पॉलिटिकल यूनिट है, आपने सुना होगा आसियान का नाम सुना होगा।
आसियान का, ये सभी देश आसियान के सदस्य हैं। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑल आर द मेंबर ऑफ आसियान। लिखिए, इस प्रदेश में आसियान एक भू राजनीतिक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, बल्कि ऐसा लिखा है, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय संगठन आपको आसियान है। तो दूसरे संगठन का नाम हमने लिखा, दैट इज आसियान। अब तीसरा लिखेगा, वो लिखेगा ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। लिखिए, चीन से लेकर जापान तक का क्षेत्र, चीन से लेकर जापान तक का क्षेत्र और पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। द रीजन फ्रॉम चाइना टू जापान इज द एरिया ऑफ ईस्ट एशिया। चीन से लेकर जापान तक का क्षेत्र पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, राइट। आगे लिखिएगा, इसको डिटेल करेंगे, अभी एक परिचय हो जाए। उसके बाद देखिएगा, हमारा एक एरिया है जिसको हम टर्की कहते हैं, और टर्की से लेके अफगानिस्तान तक का एरिया है, ये पश्चिमी एशिया का एरिया है। लिखिएगा वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। देखिए, पश्चिम एशिया में हम टर्की से लेकर अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को शामिल करते हैं। अफगानिस्तान लास्ट लिमिट होता है, बल्कि वो एरिया जो है आज के दिन में हम उसको साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में शामिल करते हैं, तो दैट इज लास्ट लिमिट एरियाज। तो उसको लिखेगा पश्चिम एशियाई देश, टर्की से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र। द कंट्री फ्रॉम टर्की टू अफगानिस्तान। आप लिख पा रहे हैं आप सभी? कोई परेशानी? ओके, सो नाउ गो टू लास्ट एरिया। स्पीकर ऑफ कर लीजिए। सो यहां पे लिखिएगा सेंट्रल एशिया, उसको हम हिंदी में लिखते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया का क्षेत्र और सेंट्रल एशिया का देश। मध्य नहीं, इस तरह की यूनिट नहीं है ऐसा, ठीक ना। वहां पे जो यूनिट है इकोनॉमिक बेस्ड यूनिट है, और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्शन का है, कुछ अलग अलग यूनिट है, पूरी यूनिट नहीं बनता है, ठीक ना। उसके बाद लिखे सेंट्रल एशिया। लिखे सेंट्रल एशिया में उन देशों को शामिल करते हैं, मध्य एशिया में उन देशों को शामिल करते हैं जो मध्य एशिया में उन देशों को शामिल करते हैं जो कैस्पियन सागर और अराल सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो फिर से सुनिए और सही से लिखिए। मध्य एशिया में उन देशों को शामिल करते हैं जो कैस्पियन सागर और अराल सागर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच देखिएगा अराल सागर है वहां पे। सो कैस्पियन सागर और अराल सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो दोज आर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो आज की क्लास जो पहली क्लास थी, अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। जरूर ध्यान रखिएगा कि अब नेक्स्ट क्लास में बैठें तो एटलस लेके बैठें, जिससे मेरे साथ उस पर काम कर पाएं और ज्योग्राफी को डेवलप कर पाएं, ठीक है। हाँ, अगले दिन से एटलस लिखेगा। हाँ ठीक है, ऑक्सफोर्ड रखिए, आप ब्लैक स्वॉन रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन उसमें सारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है। एक और भी एटलस है जो अच्छा सा एटलस है, मैं बताता हूँ, पटना से ही पब्लिश होता है, स्टूडेंट एटलस, राइट। और उसको लिखा है कई आईएएस ऑफिसर ने मिलकर, 2-3 पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। मैं वो एटलस दिखाऊं आप लोगों को। वो एटलस पटना से आता है, और मुझे ये एटलस इसलिए अच्छा लगा है कि ये सिर्फ यूपीएससी के लिए बनाया गया इस प्रकार का एटलस है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। इसको देखा आपने?
नो सर, नहीं दिखाई देता। हाँ, ये एटलस मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस एटलस में एक खूबी मुझे नजर है। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। अच्छा, मैं फिर से इसको सामने लाता हूँ, ये अब दिख रहा है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का सर, ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड का नहीं है, ये जो है आपका एसके नगर पटना से पब्लिश होता है, स्टडी टुडे पब्लिकेशन है, ठीक ना। इस ये एटलस में मुझे क्या खास नजर आया जो आपको बताया, मैं बताता हूँ। किसी लेवल पे मैं इसका प्रचारक नहीं हूँ, या मैं इसको ऐसे नहीं कहता हूँ कि यही पढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि इस एटलस में देखिएगा, एक ही पेज में वन साइड पॉलिटिकल एरिया है, वन साइड में फिजिकल एरिया है। और सब एटलस में मैंने देखा कि एक साइड में आपको पॉलिटिकल है, दूसरे में फिजिकल, तो कंपेयर नहीं कर पाते हैं, बस समझते हैं। तो जैसे देखिएगा, एक जगह माउंटेन देखना है और एक जगह उस कंट्री को देखना है, तो आपको एक पेज में नजर आ जाएगा। ये स्पीकर ऑन है किसी का, ऑफ कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें जो देखेंगे चीजों को, हर एक एटलस को एक बार उलट के देखिएगा। ऑक्सफोर्ड तो बहुत अच्छा है, ब्लैक सन बहुत अच्छा है। इसमें बताता हूं कि एक पेज पर आपको, एक पेज का फिजिकल है तो सामने में पॉलिटिकल है, आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जितनी प्लेसेस हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो लिखा हुआ है, राइट। वो चीजें बेहतर से लिखा हुआ नजर आएगा, एक बार कहीं सर्च करके देखिएगा तो लगेगा कि ये चीजें क्लियरिटी से बताई हुई है, ठीक है। तो इस चीज को इस प्रकार करेंगे। तो एटलस जरूर रखिएगा, नेक्स्ट डे से मैंने इंफेसिस दिया है यहाँ पे इन चीजों को, ओके। सो अभी तक हमारे पास जो शुरुआत के तौर पर एशिया की शुरुआत हमने किया और एशिया का परिचय बताया कि एशिया के 5 भू राजनीतिक क्षेत्र हैं। अब देखिए, जो हमने 5 पॉइंट्स बताए हैं उन सभी एरिया को थोड़ा ब्रीफ में कर लें, क्योंकि देखिएगा कि क्वेश्चंस का नेचर इस तरह का आ गया है कि आपको कम से कम ब्रीफ जानकारी सभी एरिया की जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि ये एरिया, हाँ ठीक है, मैं साउथ ईस्ट एशिया को लेता हूं, साउथ ईस्ट एशिया ये एरिया। और इसमें देखिएगा कि ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया का इस तरह का मैप बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बोर्नियो आइलैंड है, सुलावेसी है, मलुका है, ये फिलीपींस का एरिया है। तो ये एरिया जो है कंप्लीट का कंप्लीट एरिया साउथ ईस्ट एशिया का बनता है। ऐसा मैप आप बना सकते हैं, है ना, एक सिंबॉलिक मैप बना सकते हैं, फिर एटलस में उस पर काम कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया को इजी वे में, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आए, आप इसको बाइफर्केट कर दीजिए 2 भाग में, पॉलिटिकली 2 भाग में उसको बांट दीजिए, तो कंट्रीज याद हो जाएगा, फिर इस पे काम करना इजी हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये एरिया जो कहलाता है, ये यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे इंडिया है। तो चाइना और इंडिया के बीच होने के कारण इस एरिया को हम इंडो चाइना कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम? हिंद चीन कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच जो एक इस तरह का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बाहर की ओर निकला हुआ नजर आता है, ये प्रदेश साउथ ईस्ट एशिया का इंडो चाइना है। यहां पर देखिएगा बहुत सारा बिखरा हुआ द्वीप है और उन द्वीपों की कोई बड़ी आकृति नहीं है। तो ऐसे एरिया को हम आर्कीपिलेगो कहते हैं। आर्कीपिलेगो द्वीप समूह हुआ जिसका कोई आकृति नहीं होता है। तो संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में जितने आसियान देश हैं, उन सभी देशों को हमने अपने स्टडी के ख्याल से और भू राजनीतिक परिचय के आधार पर, उसके चरित्र के आधार पर 2 भाग में बांट दिया। द फर्स्ट इज इंडो चाइना, लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको इंडो चाइना कहा गया, और ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब देखिएगा कि इन दोनों को मिलाकर 10 देश होते हैं। उन 10 देश को मैं याद कराता हूं और उसको इस सीरीज में आप उसको बेहतर से याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पे
इंडिया के खत्म होने के बाद, अब मैंने इंडिया के खत्म क्या, इंडिया की टेरिटोरीज के ईस्टर्न एरिया में खत्म होने का अर्थ ये हुआ, ये यहाँ पे आपको म्यांमार नजर आएगा, फिर थाईलैंड नजर आएगा, यहाँ लेओस नजर आएगा, और फिर वियतनाम नजर आएगा। और इसको, इस एरिया में 5 कंट्री को इस सीरीज में याद कर लीजिए। पहला काम अगर साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को याद करना, उसके चरित्र को याद करना है, तो इस सीरीज में याद कर लीजिए। क्या क्या कंट्रीज हुआ सीरीज में, लगाइए तो। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अब इसमें देखिए हमने थाईलैंड लिखा, कंबोडिया हमने नहीं लिखा है। तो कंबोडिया आपने बताया, यहाँ पे ये क्या है, ये कंबोडिया है। स्पीकर ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पे जो लास्ट एरिया है वो है मलेशिया। कौन सा कंट्री हो गया, मलेशिया। तो ये एरिया है जहां पे आपको 6 कंट्री नजर आएगा, जो 6 कंट्रीज हैं जो इंडो चाइना प्रायद्वीप का हिस्सा है। कभी कभी कंट्रीज मिक्स कर देगा, आपको पूछा जाएगा हिंद चीन का हिस्सा कौन सा देश है ना। तो ये कंट्रीज हमारा 6 हो गया। इसमें देखिएगा जो ईस्टर्न एरिया है वहां पे बहुत सारे मानचित्र में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, आइलैंड्स नजर आ रहे हैं। उन चीजों को इस रूप में मार्क करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंट्री नजर आएगा, एक बड़ा सा कंट्री, मैंने एक सिंबॉलिक, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखिए जो, हाँ, जो ब्लू कलर हमने मार्क किया है वो कंट्री सिंगापुर है। सो फर्स्ट आइलैंड कंट्री दैट इज सिंगापुर। ये एरिया हो गया। यहां पे देखिएगा कि जितना ये ग्रुप बनता है हमारा, ये एरिया, ये सभी के सभी ग्रुप को हम इंडोनेशिया कहते हैं। ये एरिया जो है इंडोनेशिया है। यहां पे एक छोटा सा देश आएगा ब्रुनेई, और ये पूरा का पूरा कंट्री कहलाता है फिलीपींस। तो जो द्वीपीय देश कितने हो गए, 4 हो गए, राइट ना। अब देखिए सबसे पहला चीज होता है, ध्यान से सुनिए इसको, कि सबसे पहला चीज होता है कि अगर किसी एरिया के ज्योग्राफी को जानना है, सबसे पहले उसकी पॉलिटिकल एरिया को आप बड़ी अच्छे से समझ लीजिए, जो एक बेस बन जाए, और उसके आधार पे आप अन्य चरित्र को, अन्य विशेषताओं को लाएंगे, तो उस एरिया से जुड़ जाएगा, वो याद हो जाएगा। सो इसको लिखिएगा एज नोट्स में, साउथ ईस्ट एशिया को लिखिए दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया को भौगोलिक विशेषता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, दक्षिण पूर्व एशिया को भौगोलिक विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कैरेक्टर, we can classify geography, Southeast Asia into 2 parts. भौगोलिक विशेषता के आधार पर दक्षिण पूर्व एशिया को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखिएगा हिंद चीन प्रायद्वीप, इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, हिंद चीन प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, जो भारत और चीन के बीच स्थित है, लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडो चाइना पेनिनसुला लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। There are 6 countries in Indo-China Peninsula. हिंद चीन प्रायद्वीप में 6 प्रमुख देश हैं। There are 6 countries in Indo-China Peninsula. 6 देश हैं, 6 देश का नाम लिख लीजिए। यू राइट म्यांमार, थाईलैंड, लाओस,
वियतनाम, कंबोडिया एंड मलेशिया। द कंट्रीज आर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड मलेशिया। कंबोडिया एंड मलेशिया। ये 6 देश हैं। इसमें देखिएगा कि कई बार जो जीके क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, कई पीसीएस में, यूपीएससी में भी कई बार देखिएगा इसको विशेष तौर पे पूछा गया है। वो है आपका लेओस। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो स्थल रूप देश है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। सो द कंट्री इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो लिखिएगा यहां पे लेओस। इन सभी देशों में स्थल रूप देश है। इसको ऐसे लिखिएगा, द कंट्री इज स्थल रूप और लैंडलॉक्ड। यह देश स्थल रूप देश है या लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो कौन सा देश? लेओस। ठीक है। तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हमने इस एरिया से जोड़ा, राइट। इस चीज को और भी पॉलिटिकल एरियाज में जोड़ सकते हैं कि थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। वहां पे एक तरफ जो फ्रेंच रूल था, स्पेनिश रूल था, एक तरफ ब्रिटिश रूल था, ये दोनों के बीच थाईलैंड स्थित था। अब लिखिएगा दूसरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज। लिखिए दूसरे वर्ग में आर्किपिलैगो आता है। द सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू आर्किपिलैगोस। द सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू आर्किपिलैगोस। दूसरा वर्ग आर्किपिलैगो के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत द्वीप समूहों को शामिल करते हैं। इट इंक्लूड्स आइलैंड्स, जिसके अंतर्गत द्वीप समूहों को शामिल करते हैं। इट इंक्लूड्स आइलैंड्स। आर्किपिलैगो में ऐसा होता है कि ऐसा कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसका कोई पर्टिकुलर शेप न बनता हो, आकृति न बनती हो, उसे हम आर्किपिलैगो कहते हैं। लिखिए द कंट्रीज आर। लिखिए इस वर्ग के देश इस प्रकार हैं। द कंट्रीज आर, यू राइट, इंडोनेशिया, द फर्स्ट कंट्री इंडोनेशिया, द सेकेंड वन सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। नाम है, हिंदी इंग्लिश में एक जैसे लिख सकते हैं। So we have the 4 country in a Southeast Asian island group and the 6th country in Indochina area. अब देखिए हमारा ये काम हो गया, पहला काम, जो कंट्रीज याद हो गया। आप सभी को याद हुआ? यस सर। हाँ। अब देखिए ऐसा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसने मैप कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, उससे पूछ दे कि इसमें से कौन सा देश हिंद चीन का हिस्सा नहीं है, और वहां पे छोटा सा सिंगापुर जोड़ दें, तो है तो बहुत इजी एरिया, लेकिन जिसने मैप नहीं देखा है वहां प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। सो इस तरह की बातों को फिर इसके डिटेल एरियाज को पढ़ेंगे। इस बार क्या हुआ था कि यहां पर पूछ दिया कि एक सुंडा ट्रेंच है, एक खाई है, गर्त है, उसका लोकेशन पूछ दिया कि साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। जब आप फिजिकल पढ़े होते हैं, वॉल्केनोज को पढ़ा होता है, ट्रेंच को पढ़ा होता है, ट्राइबल ग्रुप्स को पढ़ा होता है, तो देखिएगा सभी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दायरे में होंगे, आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि आज के दिन में एक बुलेट क्वेश्चन नहीं आता कि ये लाइन है कि, उसमें देखिएगा कि कई ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। और बिहार में तो एक अच्छा काम और भी किया है कि 5वां ऑप्शन को मिला दिया है कि 2 से ज्यादा, इसमें से कोई नहीं।
इसमें सब ऐसा करके, तो आपको देखिएगा सभी जिसको कंफ्यूजन होता है वो लास्ट ऑप्शन पहुंच जाते हैं, सारी गलती वहां शुरू हो गई, राइट। सो बी कंफर्म, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़े हैं उसके बारे में पूरा कंफर्म रहिए कि हमें ये आया है तो ये चीज एब्सोल्यूट एरिया है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जीएस के क्वेश्चन में आपसे कोई गलती ना होगा। और जैसे आज आपने पढ़ा होगा, कितने परसेंट याद हुए? 50 to 60% हाँ, अब एक स्पीकर ऑफ कर लीजिए और बताता हूं, जितनी परसेंट आपको याद हो गए ना, उसका 100% तब होगा जब क्लास करने के 24 घंटे के अंदर आपने कहीं भी मैप बना के हमने जितनी इंफॉर्मेशन बताया है उसको लिख डालिए। एक से दो बार अगर वीक में कर लीजिए तो वो आपका अपना हो जाएगा, और ये दुविधा या कोई भी कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं हो। तो इस तरह हम सारे सेक्शन करेंगे। आज ये फर्स्ट सेशन था आप लोगों का एक्चुअल टीचिंग क्लास का, जिसमें आप नोट्स लिखने की शुरुआत किए और सभी एरिया को पढ़ना शुरू किया। एक्चुअली इससे पहले मैं सिलेबस और चीज़ों की बात करते रहा। तो इसी तरह जो है सभी के सभी जो डिफरेंट मेंटर्स हैं आपसे जुड़ के सभी चीज़ों को डेवलप करेंगे, और फिर आप उसको टेस्ट सीरीज देके आप अपने स्कोर को कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन जो है मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं क्लोज करूं। आपका टाइमिंग जो है